हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है कि हम नीट 2019 में 600 नंबर से ज़्यादा कैसे प्राप्त करें। तो हमारे ख्याल से हर उस बच्चे का सपना है ये जो बच्चा नीट की तैयारी करता है। तो ड्रीम तो सभी का है और इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे हैं, उनमें से एक हमारा भी एक वीडियो है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस वीडियो में एक जादू होगा और वो छोटी सी ऐसी ट्रिक होगी जिस ट्रिक को हम अपनाएंगे और तुरंत हम 600 या उससे ज़्यादा नंबर भी पा जाएंगे। तो सच मानिए ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पहली बार तो वीडियो का आप जो टैगलाइन देख रहे हो ये ध्यान रखिएगा, नॉट ए मैजिक, ये जादू नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कोई ऐसी दम शॉर्टकट ट्रिक अभी सर बता देंगे जिससे हम तुरंत 600 प्लस पा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं। हमारा इस वीडियो का मोटिव ये है कि अगर जो हम आपको तरीका बताएंगे उसमें 600 क्या 650 भी पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100 नंबर को डिजर्व करते हैं और 600 पा जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन यह जरूर है कि आप अगर आज से ही अपना लें तो 30 से 50 नंबर बढ़ने की एश्योरिटी है। मार्क्स इंक्रीज जरूर करेंगे। और जितनी भी मैं वीडियो देता हूं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप उसे अप्लाई जरूर करिए। हो सकता है आपको कभी कभी सूट ना करता हो, तो कोई भी जो रूल होता है या ट्रिक्स होती हैं वो 100% साइंटिफिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ प्यूरिफाइड होती हैं, एक्सपीरियंस से होती हैं, तो उसमें एश्योरिटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो आप जो हम तरीका बता रहे हैं उसमें हम 30 से 50 नंबर बढ़ने की एश्योरिटी लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर 600 नंबर हमारे आएंगे कैसे? आपने कह तो दिया, तो बिल्कुल आएंगे 600 नंबर। लेकिन इस बात को समझ लें, दो चीजें चाहिए हमें यहां तक अचीव करने के लिए। हार्ड वर्क, पहला कि हमारा वर्क जो होना चाहिए, स्टडी जो हम कर रहे हैं वो बेहद हार्ड होनी चाहिए। ये जितना आप हार्ड कर रहे हैं, मैं कितने भी प्लस साइन लगा दूं, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और अक्सर लोग इसी को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं आप सर दूसरी लाइन बताओ जिससे हमारे 600 बढ़ जाएं, जो एकदम गलत है। सर ये तो आपको करना ही करना है और शायद कर भी रहे हैं आप, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है पिछले साल भर में आपने किया भी होगा। लेकिन दूसरी एक चीज और ध्यान देनी होनी चाहिए, एंड दैट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्क। ये अगर ये भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो हमारी जो इफिशिएंसी होती है, जो रिजल्टेंट होता है, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो मैं इसी की बात ज्यादा करूंगा। मैं लास्ट के 25-30 दिनों में कोई नया काम करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो सारा तरीका बिल्कुल सही है, अब भी यही समझिए। लेकिन मैं उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की बात जोड़ रहा हूं, एक नई चीज की बात कर रहा हूं, उसे अप्लाई करें और करके देखिएगा जरूर। 1, 2, 3 दिनों के बाद भी आपको धीरे धीरे नंबर बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम अगर चलिए 30 से 50 नंबर ही बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे। वो देखिए, पहला तरीका, पहली बात तो ये है कि शायद सभी बच्चा पेपर सॉल्व कर रहा होगा, तो हम भी यही कहेंगे, सॉल्व लास्ट ईयर पेपर्स। और वो हमने पहले एक दूसरी वीडियो में आपको बता रखा है कि पेपर भी किया कैसे जाता है, तो मैं आज वो नहीं बताने चाह रहा हूं पेपर किया कैसे जाता है। जो भी, अगर आपको वीडियो ठीक लगा होगा तो आप लास्ट ईयर का पेपर करें। लेकिन अब बात आती है करना कैसे है और किस समय करना है। तो एक साइंस को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो हमारा साइंस ये कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो 24 आवर वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन कभी सो भी बहुत जाता है, लेकिन हमारी 24 आवर की जो एक्टिविटी है वो एक जैसी नहीं रहती है। आप कभी महसूस करिए, अलग अलग बच्चों में अलग अलग है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में बहुत बेहतर पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे शाम को पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे दोपहर में हमेशा सोते हैं, कभी पढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं अपने आप को एग्जाम्पल लूं और कहूं
कि सर मैं सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक बहुत बढ़िया पढ़ लेता हूं, तो इसका मतलब 24 घंटे में ये जो 4 घंटे हैं, इन 4 घंटों में हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा बच्चा होगा, हो सकता है वो कहे कि सर हम रात में 10 से लेकर 4 बजे तक पढ़ सकते हैं और सबसे बढ़िया पढ़ते हैं, इसका मतलब इन 6 आवर्स में उसके ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा बढ़िया है। तो ये हमारे 24 आवर जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, तो जाहिर है उस समय अगर मैं पढ़ूंगा तो सबसे बढ़िया नतीजा आएगा। तो ठीक है, आने दीजिए, लेकिन एग्जाम तो नहीं होगा ना 4 से 8 पे। एग्जाम का तो अपना टाइम सेट है कि सर जिस समय, जैसे हमारा एग्जाम 10 से 1 बजे तक होता है और मैंने अपने पूरे पढ़ाई के दौरान ये आदत बना रखी कि 10 से 1 तक हमारा माइंड जो है वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है, तो जाहिर है एग्जाम में परफॉर्मेंस हमारी गिर जाएगी। तो मैं आपको एडवाइस ये दे रहा हूं कि सॉल्व पेपर उस समय करिए जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम है, इसी समय आदत डालिए। अभी भी आपके पास 1 महीने है, 1 महीने में जब ब्रेन की एक्टिविटी को आप आदत में लाएंगे तो वो काफी कुछ अडॉप्ट कर लेगा इस टाइम को, क्योंकि उस समय आप सबसे ज्यादा इफिशिएंसी शो करना चाहेंगे। तो आप इस टाइम को ब्रेन को अडॉप्ट करना सिखाइए, एडॉप्टेशन सिखाइए, क्योंकि ऐसा बहुत जरूरी है। और एक ऐसी तरीके की बात करें, नेचुरल तरीका है, साइंटिफिक तरीका है कि आप जब भी पेपर सॉल्व करें, यानी जब आप रिजल्ट की बात करने लगते हैं, तो उस समय करें जिस समय आपको परफॉर्म करना है। यह बात किसी अन्य एग्जाम पे भी लागू हो सकती है। किसी का एग्जाम मान लीजिए सेकंड हाफ में है, 2 से 5 है, तो अगर है पहले से उसे पता है कि मेरा ये एग्जाम 2 से 5 है, तो उसे घर पे जब पेपर सॉल्व करना चाहिए तो 2 से 5 ही करना चाहिए। अन्य दौरान वो बहुत सारी चीजें और कर सकता है, पढ़ाई भी करनी, खाली पेपर ही नहीं सॉल्व करना है, वो मैंने आपको किसी वीडियो में बता रखा है। तो सबसे पहला तरीका, और सिर्फ यही करके देख लीजिए, जैसे जैसे आपका ब्रेन अडॉप्ट करता जाएगा 10 to 1, देखिएगा हर दिन 1, 2, 3% धीरे धीरे आपकी ब्रेन एक्टिवेट होता जाएगा और एग्जाम तक आते आते आपका ब्रेन 10 से 15% तक एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे। मैं सिर्फ इसी विधि से आपको एश्योर करता हूं 5 से 10% मार्क्स का इजाफा सिर्फ इसी बात से हो जाएगा। दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ इसी बात से। और शायद ये बात अगर आप एक बार घर में बैठ के सोचेंगे तो बड़ी लॉजिकल भी है। चले खैर, ये तो एक बड़ी आसान सी चीज है। अगर आपको बेहतर लगे, हमारी बात लॉजिकल लगे, तो इसे जरूर अपनाएं। दूसरा तरीका जो हम कई वीडियो में आपसे कह चुके हैं कि सर एनालाइज जरूर करिए। जो आपने क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसको एनालाइज जरूर करें। अब बात आती है सर एनालाइज करें कैसे। तो हमने पहले भी कहा होगा, एनालाइज आप रॉन्ग क्वेश्चंस को करिए। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं उनको एनालाइज करिए, क्यों गलत हो गए। जो सही हो गए जाहिर बात है वो आपको आता है। अब सर सवाल आता है कि सर हम रॉन्ग क्वेश्चन को बांटे कैसे। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि रॉन्ग क्वेश्चन को आप कुछ पार्ट्स में बांट लीजिए। जैसे ए टाइप का एक क्वेश्चन एक ग्रुप ए का बनाइए। एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे गलत वाले जिसके कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट अननोन। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपने अटेम्प्ट किए, शायद या तो छोड़ भी देते हैं, या अटेम्प्ट करते हैं तो एकदम बिल्कुल ईश्वर का नाम लेके करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, एबीसीडी। तो सर ऐसे सवालों को आपको अलग छांटना होगा, लेकिन अब हम उसको बताएंगे करेंगे कैसे। दूसरा सवाल वो छांटिए जिसका आपको कॉन्सेप्ट पता था, यानी कॉन्सेप्ट नोन बट अनेबल टू अप्लाई। हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी सवाल होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह से पता होते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उस समय अप्लाई नहीं कर पाते। तीसरा सवाल जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चे की, अक्सर बच्चा हमसे शिकायत करता है इस बात को लेकर, एंड दैट इज सर्च द सिली मिस्टेक्स, जिसमें सब कुछ आपको पता होता है सर,
क्वेश्चन भी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, आंसर पता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। जैसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम ऑप्शंस गलत फिल करते हैं, ऑप्शंस रॉन्ग फिल कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, या रीडिंग मिस्टेक्स होती हैं, हम पढ़ते वक्त किसी किसी शब्द को मिस कर जाते हैं, या इस तरह की और भी, जिसे हम लोग सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो सर ये भी एक प्रकार की गलती है और जो बच्चे को पता चलती है, सबके साथ होती है। कोशिश यही करनी कि हम मिनिमाइज करें। और चौथा तरह का सवाल एक और होता है, कभी ध्यान दीजिएगा, अनअटेम्प्टेड इजी क्वेश्चंस। कई सवाल जो हम छोड़ देते हैं नेगेटिव होने की वजह से, लेकिन जब घर में हम उन सवालों को देखते हैं तो वो हमें बेहद आसान लगते हैं। हमारे हिसाब से ये 4 ऐसी कैटेगरी हैं जिन कैटेगरी में आप रॉन्ग क्वेश्चंस को या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन सबको मिला के इसी में डाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम सर इसमें आखिर इंप्रूव कैसे करें, एनालाइज कैसे करें। तो पहले तो जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, पहले आप उनको 4 कैटेगरी में छांट लीजिए। जिनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, सर प्लीज लीव इट, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप दोबारा पढ़ें। मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि 20-25 दिन 30 दिन बचे हैं, तो अब नए कॉन्सेप्ट को सीखने से बेहतर है कि उन गलतियों को सुधार लें, क्योंकि आपको 180 सवाल सही नहीं एक्सपेक्ट करते हैं हम सही करने की। अब जरा इनकी बात करें, कॉन्सेप्ट नोन बट अनएबल टू अप्लाई। तो सर इस जगह पर वी हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी एज वेल एज नोट्स। जिनको हम समझते हैं कि सर हमारे कॉन्सेप्ट पता है, टॉपिक्स हम समझ लेते हैं, सर हम उसका एप्लीकेशन नहीं समझते। एप्लीकेशन इसलिए नहीं समझते कि उस टॉपिक को हम इमेजिन नहीं करते। जब भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे इमेजिन करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, अपने आप अपने अंदर से क्वेश्चन जनरेट करने चाहिए ताकि हम उसके साथ कोरिलेट कर पाए। हमने सिर्फ एज ए होल टॉपिक पढ़ा, तब हमारी एप्लीकेशन वीक हो जाती है। तो जो भी आप, ये तो 2 चीजें बड़ी बेसिक हैं, आप कई बार आपसे कह चुके हैं कि जिनसे आपने उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उसे एक बार दोबारा रिवाइज करें। तब आपको फिर अगले जब क्वेश्चन आएंगे, अगला पेपर करेंगे, तो इसकी एप्लीकेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तीसरा, सिली मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर प्रकार की मिस्टेक करते हैं। आप कभी सर्च करिएगा, कुछ लोगों में रीडिंग मिस्टेक ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होती है, कुछ लोगों में ऑप्शन गलत भरने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आप अपनी इन इंडिविजुअल गलतियों को पहचानें और उसे हर टेस्ट में, हर बार, हर क्वेश्चन पेपर में उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपके सिली मिस्टेक 0 हो जाएंगे। ह्यूमन नेचर है, गलती करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ये तो है कि अगर हम संभल के करेंगे तो चीजें हमारी इंप्रूव तो हो सकती हैं। हो सकता है कि आज के दिन में अभी 10 गलतियां हो रही हो, 4 हो जाएं, 6 हो रही हैं तो 2 हो जाएं, तो हमें तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही इंप्रूव करने हैं। फिर एक और लास्ट पॉइंट आता है इस जगह पर, अनअटेम्प्टेड इजी क्वेश्चंस। तो कई बार हम घबराहट में होते हैं एग्जाम वाले दिन, तो बहुत सारे ऐसे सरल सवाल छोड़ देते हैं, हमें लगता है ये कठिन है, और इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम होती है रीडिंग मिस्टेक की। हम सवाल को इतनी हड़बड़ी में पढ़ते हैं और कोरिलेट नहीं कर पाते कि वो कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है। तो इसे भी हर बार आप सवाल को रीडिंग हैबिट बढ़िए बनाइए, रीडिंग हैबिट इंप्रूव करिए। तो अगर आप इन तीनों चीजों क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे, इसे तो हम प्लीज यही एडवाइस करेंगे वर्क ना करें, लेकिन अगले कुछ दिनों में इन पर अगर आप वर्क करें तो जरूर कुछ नहीं तो 5% का इजाफा होगा, ये श्योर हूं मैं। 5% का इजाफा यहां होगा। तो अगर इन दोनों चीजों को आप ध्यान दें, आप करके देखिए, मात्र 10 दिनों के अंदर यू विल गेट एटलीस्ट 5 to 10%। अगर आप 500 नंबर पा रहे थे तो आप 550 पहुंच जाएंगे, और अगर आप 540 या 550 तक हैं, यानी मार्जिन पे लटक रहे हैं, तो आपकी 100% पॉसिबिलिटी हो जाएगी विल बी इनसाइड विद अ गुड रैंक। और 600 पहुंच रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी,
विद इन 600 रैंक भी आ जाएगी। एक और बात इसी के साथ जोड़ सकते हैं हम लोग कि सर वी हैव टू फोकस, हमें अपने टॉपिक पे ही फोकस रहना चाहिए। फोकस ओनली द स्टडीज। इन अगले कुछ दिनों में हमें किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, स्टडीज पे और प्लस उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई और चीज है जिस पे आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज अवॉइड द फोकस। तो अगले 20 दिनों में आपके लिए सिर्फ यही महत्वपूर्ण है और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इन सब के बाद एक और बड़ी जरूरी बात है जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज जो कहा जाता है एग्जाम के पहले, स्लीप वेल, सोइए अच्छा। ऐसा इसलिए कि सर तनाव रहित रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टेंशन बढ़ेगी सर आपकी जो मिस्टेक्स की बात हमने की है ना ये तुरंत बढ़ती जाएंगे। ये हर एग्जाम की बात है, आप सिर्फ नीट के एग्जाम के में किसी भी कॉम्पिटिटिव बच्चे से पूछ लीजिए, या आपने भी बहुत साल अभी पढ़ाई की है पिछले सालों में, जब जब आपका तनाव बढ़ता आपकी गलतियां बढ़ जाएंगी। सो स्लीप वेल। दूसरा एक और चीज, ईट वेल, खाइए अच्छा और स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के ऊपर तो यही सब्जेक्ट है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, आपकी तबीयत अगले 20 दिनों में कुछ खराब हो गई 2 दिन के लिए भी, तो ये चीजें आपकी बड़ी डगमगा सी जाएंगे। तो ये तो एक जनरल सी बात है और इसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं आज रात भर पढ़ेंगे, 2 दिन सोएंगे ही नहीं, खाना कुछ भी खा लेंगे, कम खाएंगे, बाहर की चीजों को खा लेंगे। तो उन चीजों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है आपके शरीर का हिस्सा है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कोई फिर आप अपनी जो चाहते हैं डिजायर्स वो पूरी नहीं कर सकते। और एट लास्ट एक और बात है, एंड दैट इज स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहिए, किसी भी तरह का कोई भ्रम मत पालिए। आप कर सकते हैं, अपने जहां जहां पढ़ते हो वहां लिख लीजिए, चिपका लीजिए, कई जगह चिपका लीजिए, आई कैन एंड आई विल। ये सेंटेंसेस हर बार आप सुनते हैं लेकिन शायद उतनी ध्यान से सोचते नहीं हैं। ये अपने चारों तरफ जहां भी आप, स्टडी रूम में, बेडरूम में, या फिर टॉयलेट में, जहां बाथरूम में, जहां रहते हो, आई कैन एंड आई विल। सर ये क्या, ये तो हमने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए प्लस लिखा है 600 प्लस। आप वो नंबर पा जाएंगे जो आप भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने अंदर विश्वास जगाएं, क्योंकि आपका मोटिवेशन आपके लिए ही सबसे अधिक बेहतर होगा।